हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में। अब फ्रेंड बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा था उसका दोस्त आज आपका 18 डे है। और यहाँ पे दोस्त फिजिक्स की क्लास चलने वाली है जिसमें हम बहुत से ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि दोस्त बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को दोस्त आप एंड तक देखिएगा ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो सके। और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके लिए है, एक संडे को मैं अनाउंस करने वाला हूं। सुबह मॉर्निंग में 9 बजे यहाँ पे आपको अनाउंस किया जाएगा जिसमें आपको बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत से फ़ायदे यहाँ पे मिलने वाले हैं जिससे आपकी तैयारी को आप और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्त आप तैयार रहिएगा। संडे मॉर्निंग 9 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी और उसमें क्या क्या आपको सुविधाएं देने जा रहे हैं इसको आप अच्छी तरीके से देखिएगा और वहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा जो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा। तो आज चलते हैं दोस्त, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का क्लास है दोस्त, एक एक पॉइंट को देखिएगा। जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच सके और उन्हें भी दोस्त क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना दोस्त स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही दोस्त यहाँ पे क्लासेस को और भी इम्प्रूव किया जा सकेगा। तो चलते हैं दोस्त, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त यहाँ पे मैं क्वेश्चन के माध्यम से आज आपको बहुत से ऐसे पॉइंट को कवर करने वाला हूँ जो कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन लंबाई अर्थात 1 माइक्रोन की लंबाई कितनी होती है। तो वो होती है आपकी दोस्त 10⁻6 मीटर। कितनी होती है? 10⁻6 मीटर। ये जो माइक्रोन है या हम इसे माइक्रोन जो बोलते हैं, माइक्रोन या माइक्रोन, ये क्या है? दूरी या लंबाई का छोटा मात्रक है जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्त? यहाँ पे म्यू से प्रदर्शित करते हैं इसे, जिसे हम माइक्रोन या माइक्रोन कहते हैं। 1 माइक्रोन की जो वैल्यू होती है अर्थात यहाँ पे जो 1 माइक्रोन की लंबाई होती है 10⁻6 मीटर। कितना होता है दोस्त? 10⁻6 मीटर। अब दोस्त यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा इससे रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे पिकोमीटर की। तो 1 पिकोमीटर की वैल्यू होती है जो यहाँ पे 1 पिकोमीटर के यहाँ पे पीएम से प्रदर्शित करते हैं। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। क्या होता है दोस्त? 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की तो दूसरा पॉइंट है 1 एटो। तो 1 एटो बराबर क्या होता है दोस्त? 1 एटो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 10⁻⁻18 मीटर। क्या होता है दोस्त? 10⁻⁻18 मीटर। ये आपका 1 एटो की वैल्यू होती है। अगर दोस्त हम बात करें यहीं कि 1 फुट में कितना इंच होता है तो ये तो आप सभी को पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम यही बात करें दोस्त 12 इंच में, जैसे आपको पता होगा कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। अगर हम बात करें 12 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे तो 12 इंच में जो सेंटीमीटर की संख्या होगी कितनी होगी? यहाँ पे 30.48 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर? ये मैंने आपको बताया 1 फुट के बराबर है। क्या है दोस्त? 1 फुट को अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर में दिखाएं तो 30.48 सेंटीमीटर, या इसे हम कह सकते हैं 12 इंच, ठीक है। क्या कहेंगे दोस्त? यहाँ पे 12 इंच कहेंगे इसे, ठीक है। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले पॉइंट पे कि अगर हम इंच, अगर 1 इंच की अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना वैल्यू होगा। तो यहाँ पे एक इंच की जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो होता है 2.54 सेंटीमीटर। क्या होता है दोस्त? 2.54 सेंटीमीटर। ये आपका 1 इंच का वैल्यू है। तो ये बेसिक पॉइंट है दोस्त, आप इसे नोट डाउन करिएगा। या दोस्त आप सभी को ये सब बेसिक जानकारी पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि दोस्त बहुत बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही निचले स्तर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और आप सभी लोग बहुत पहले ही पढ़े होते हैं, इसलिए वहाँ पे गलत टिक करके चले आते हैं जिससे दोस्त वहाँ पे माइनस मार्किंग आपका हो जाता है, ठीक है। तो इससे आपको विशेष ध्यान देना है। जितने आपके छोटे क्वेश्चन दिखें अर्थात यहाँ पे 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 इंच में, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे दोस्त वहाँ पे आपको चेंज करने में आसानी होगी, इसलिए आपको नोट डाउन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्त यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन। एक वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चलती हुई वस्तु का 1 चक्कर लगाने के बाद औसत वेग है। तो औसत वेग क्या होगा? औसत वेग आपका 0 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा दोस्त, शून्य हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। क्यों शून्य होगा ये आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चलती हुई वस्तु का एक चक्कर लगाने के बाद औसत वेग शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि वहां पे प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों एक ही हो जाता है। क्या होता है दोस्त, अगर वृत्ताकार, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मान लीजिए ये कोई वृत्ताकार है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट किया, ठीक है, ये आपकी प्रारंभिक बिंदु हो गई या प्रारंभिक स्थिति हो गई, ठीक है, और यही आपका क्या हुआ, अंतिम स्थिति हो गया। इसलिए यहाँ पे जो विस्थापन होगा, क्या होगा दोस्त, यहाँ पे जो विस्थापन होगा वो क्या होता है, विस्थापन शून्य हो जाएगा, जिसके कारण इसका वेग भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस विस्थापन के कारण इसका जो वेग होगा ये क्या होता है, शून्य हो जाता है। क्यों शून्य होता है, क्योंकि दोनों की स्थिति बिंदु जो होती है वो आपकी एक ही हो जाती है। यहाँ पे औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, औसत वेग बराबर विस्थापन बटे में समय। क्या होता है दोस्त, विस्थापन बटे में समय, ये आपका औसत वेग बराबर होता है। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे दोनों पॉइंट जब एक हो गया तो विस्थापन कितना हो गया, शून्य हो गया। अर्थात यहाँ पे शून्य अपान में टाइम करेंगे, समय करेंगे, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात अगर आपका कोई भी वृत्ताकार मार्ग, एक समान चाल से अगर वस्तु कोई चल रहा है तो एक चक्कर अगर पूरा लगाएगा तो सेम पॉइंट होने के बाद उसका जो विस्थापन है वो शून्य हो जाएगा, जिस कारण उसका जो वेग है, औसत वेग है, वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये पॉइंट दोस्त आप नोट करिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्त हम कुछ बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पे एक वृत्तीय मार्ग में किसी वस्तु द्वारा एक चक्कर लगाने में किया गया कार्य या किया गया विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। किसमें होता है, ये आपका केवल और केवल वृत्तीय मार्ग में होता है। ठीक है, किसमें होता है, वृत्तीय मार्ग में होता है, जब वो पूरा एक चक्कर लगा लेगा और उसका विस्थापन क्या होता है, शून्य हो जाता है। यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं, एक वृत्तीय मार्ग में किसी वस्तु द्वारा आधा चक्कर लगाने में जो विस्थापन होता है वो कितना होता है, 2r। कितना होता है, विस्थापन 2r होता है आधा चक्कर लगाने पर वृत्तीय मार्ग में। यहाँ पे बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट है कि एक वृत्तीय मार्ग में किसी वस्तु द्वारा 1/4 या 3/4 चक्कर लगाने में किया गया जो विस्थापन होता है अंडर रूट में 2r होता है। कब होता है, जब किसी वस्तु द्वारा 1/4 या 3/4 चक्कर लगाया गया हो तो विस्थापन जो होगा अंडर रूट में 2r होगा। ये दोस्त यहाँ पे जो मैं ये पॉइंट दो अभी दूसरा और तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपको न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 2 चक्कर या 3 चक्कर, तो वहाँ पे आप इसकी वैल्यू को वहाँ पे पुट करते हैं, इस फार्मूले से आप वहाँ पे वैल्यू को ज्ञात करते हैं। हम बात करेंगे दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर कार्यकारी बल। तो कार्यकारी जो होता है वो आपका यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहा यहाँ पे, फिर से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर कार्यकारी बल आघूर्ण शून्य हो। जब उस पर कार्यकारी बल आघूर्ण शून्य होगा तो उसका जो संवेग है, कोणीय संवेग, वो क्या होगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, इसका यहाँ पे सिद्धांत है, किसका, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है कि किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर कार्यकारी बल आघूर्ण जो हो वो शून्य हो। ये जो सिद्धांत है ये किसका है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। इसके अनुसार जो होता है dj अपान में dt इक्वल टू टाउ से, यदि टाउ इक्वल टू क्या हो, वहां पे 0 हो, क्या हो दोस्तों, वहां पे 0 हो, अर्थात बल आघूर्ण शून्य होने पर कोणीय संवेग नियत रहता है। अगर यहाँ पे बल आघूर्ण आपका शून्य हो जाएगा तो जो कोणीय संवेग होगा वो क्या होगा, यहाँ पे नियत होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे नियत होगा। यहाँ पे ऐसे बताया है dj अपान में dt, यहाँ पे जो j आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपका j दिख रहा है ये आपका नियतांक है। ठीक है, dj अपान dt इक्वल टू 0। ठीक है, अर्थात इसको बोल सकते हैं dj इक्वल टू 0, अर्थात ये क्या होता है, कोणीय संवेग आपका यहाँ पे नियत होता है। तो बात करेंगे दोस्त हम इससे रिलेटेड
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पॉइंट दोस्त आप नोट डाउन करिएगा, इसके पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्त पहला पॉइंट है कि पिंड के किसी कण का रेखीय त्वरण ए पिंड के कोणीय त्वरण अल्फा तथा उस कण की घूर्णन अक्ष से दूरी आर के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर। ठीक है, मैंने क्या बताया फिर से आप सुनिएगा। पिंड के किसी कण का रेखीय वेग ए पिंड के कोणीय त्वरण अल्फा तथा उस कण की घूर्णन अक्ष से दूरी आर के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर। यहाँ पे बात करेंगे दूसरा पॉइंट पे, तो दूसरा पॉइंट है किसी पिंड के कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगे बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। इसे हम किससे डी जे अपान में डी टी इक्वल टू टाउ, क्या कहते हैं दोस्त, डी जे अपान में डी टी इक्वल टू टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्त तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे पिंड के किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात यहाँ पे I इक्वल टू, यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है वो आपका है I इक्वल टू समेसन एम आर स्क्वायर, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यहाँ पे बात करेंगे दोस्त जो आपका M है ये क्या है, M जो है वो कण का द्रव्यमान है, R की बात करते हैं तो R जो है वो आपका घूर्णन अक्ष से दूरी है, और यहाँ पे जो आपका सिग्मा दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसका अर्थ क्या है, वो आपका समेसन जो दिख रहा है ये आपका सभी पदों का जोड़ है। क्या है दोस्त, यहाँ पे सभी पदों का जोड़ है। तो चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन करिएगा। इसके पॉइंट दोस्त आपके लिए और भी बेहतरीन है, इसलिए इसमें जितने भी पॉइंट बताऊं उन सभी पॉइंटों को आप नोट डाउन जरूर करिएगा। आइंस्टाइन का द्रव्यमान गति समीकरण क्या है, तो इसका जो द्रव्यमान गति समीकरण है वो इन्होंने दिया था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या दिया था दोस्त, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पे जो E है, E की बात करते हैं, यहाँ पे E जो है ये आपका क्या है, ऊर्जा है। अगर हम दोस्त यहाँ पे M की बात करें तो M आपका क्या है, द्रव्यमान है। और C दोस्त आप सभी को पता होगा, C जो है वो आपकी प्रकाश की चाल है, और प्रकाश का चाल जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये आपका प्रकाश की चाल होती है। अब दोस्त हम बात करेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट पे दोस्त हम बात करते हैं, आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी उसमें ऊर्जा होती है। ये कौन कहा, आइंस्टीन साहब ने कहा था। दूसरे पॉइंट पे दोस्तों बात करते हैं कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा 9 × 10⁻16 जूल होती है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है, 9 × 10⁻16 जूल होती है। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, जिस अभिक्रियाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें द्रव्यमान की हानि भी होती है, उसमें वहाँ पे मास का हानि भी होता है। तो बात करेंगे दोस्त, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला, तो दोस्त हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस को दबाने पर परमाणु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी या तार को खींचने पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है, दोनों अवस्थाओं में ही बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। प्रत्यास्थता के गुण के कारण किसी ठोस को दबाने या किसी तार को खींचने पर दोनों ही प्रक्रिया में क्या होगा, ठोस उसका विरोध करती है। अतः जब वस्तु को खींचा जाता है या उसे संपतित किया जाता है तो वस्तु की प्रत्यास्थता के विरुद्ध कुछ न कुछ कार्य अवश्य करना पड़ता है। यही कार्य वस्तु के भीतर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या विकृति स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ही स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो इसलिए दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। यहाँ पे बात करते हैं दोस्त हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहले पॉइंट पे बात करेंगे, यहाँ पे किसी वस्तु में बाह्य बल द्वारा कृत कार्य वस्तु के भीतर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात यहाँ पे U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बताया फिर से आप सुनिए, किसी वस्तु में
बाह्य बल द्वारा कृत कार्य वस्तु के भीतर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम U = ½ kx² से प्रदर्शित करते हैं। जहां अगर k की बात करें तो k आपका है नियतांक या बल नियतांक, इसे हम कह सकते हैं। x जो है ये आपका क्या है, लंबाई में वृद्धि। क्या है दोस्त, लंबाई में वृद्धि। और u जो है यहाँ पे, u जो है ये क्या है, प्रत्यास्थ। क्या है दोस्त, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट है दोस्त यहाँ पे, किसी निकाय को शून्य स्थितिज ऊर्जा स्थिति से नए विन्यास में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में यदि आंतरिक बल कार्य करे तो उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य से घटकर ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूं कि किसी निकाय को शून्य स्थितिज ऊर्जा स्थिति से नए विन्यास में व्यवस्थित करने पर प्रक्रिया में यदि आंतरिक बल कार्य करे तो उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य से घटकर ऋणात्मक हो जाती है। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है, यदि बाह्य बल आंतरिक बलों के विरुद्ध कार्य करे तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी। कब धनात्मक होगी, जब आपका बाह्य बल आंतरिक बल के विरुद्ध कार्य करता है तो वहां पे जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। तो चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, एक भू स्थिर उपग्रह कहाँ स्थापित किया जाता है। तो जो आपका यहाँ पे भू स्थिर उपग्रह है वो कहाँ पे स्थापित किया जाता है, विषुवत रेखा पर। कहाँ दोस्त, विषुवत रेखा पर स्थित किसी शहर के ऊपर स्थापित किया जा सकता है। यहाँ पे ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। एक भू स्थिर उपग्रह विषुवत रेखा पर स्थित किसी शहर के ऊपर स्थापित किया जा सकता है। यह उपग्रह पृथ्वी के विषुवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे दोस्त हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहला पॉइंट है, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के ठीक बराबर अर्थात 24 घंटा होता है। पृथ्वी का कितना होता है परिक्रमण काल, ये भी आपका 24 घंटा होता है। और इसका जो भू स्थिर उपग्रह का होता है इसका भी परिक्रमण काल जो होता है वो आपका 24 घंटे का होता है। दूसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं, इन उपग्रहों का कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर होता है। क्या होता है दोस्त, जो कोणीय वेग होता है वो भी आपका पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर होता है। तीसरे पॉइंट में बात करते हैं, इनका परिक्रमण वेग 3.1 किलोमीटर से लगभग होता है। ठीक है, कितना होता है, 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड के लगभग होता है जो इनका परिक्रमण वेग होता है भू स्थिर उपग्रह का। तो इससे रिलेटेड दोस्त जितना पॉइंट बताए हैं आप सब इस पॉइंटों को नोट डाउन जरूर करिएगा। यहाँ पे हम दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, अंतरिक्ष में वस्तु का भार होता है। तो वस्तु का भार कितना होता है, शून्य होता है। अंतरिक्ष में जो वस्तु का भार होता है शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अंतरिक्ष में वस्तु का भार शून्य होता है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। अर्थात यहाँ पे आपने फॉर्मूला जानते होंगे W = mg। जब वहाँ पे जो आपका g है, g की वैल्यू अगर शून्य हो जाएगी, यहाँ पे आप देखेंगे जो m × 0, अगर यहाँ पे g आपका जो गुरुत्वीय त्वरण है इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे शून्य होती है तो ये क्या होगा, पूरा आपका वैल्यू जो है वो आपका शून्य हो जाएगा। अर्थात जो वस्तु का द्रव्यमान है वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जो आपका वस्तु का भार होगा वो भी आपका क्या है, यहाँ पे शून्य हो जाता है। तो क्या कारण क्या है, वो आपका गुरुत्वीय त्वरण है। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की इससे रिलेटेड। तो पहले पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह नियत रहता है, अर्थात स्थान परिवर्तन करने से द्रव्यमान नहीं बदलता किंतु भार स्थान परिवर्तन करने से बदल जाता है। ठीक है, जो भार है वो आपका स्थान परिवर्तन करने से बदल जाता है, लेकिन जो द्रव्यमान है वो आपका हर जगह क्या होता है, नियत रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो आपका नियत रहता है। बात करेंगे दोस्त हम दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। कितना होता है दोस्त, 1/6 गुना होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार जो होता है 1/6 गुना होता है। तीसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं, तो कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है।
कैसा होती है दोस्त, भारहीनता की अवस्था में होती है। चौथे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वस्तु के रूप में आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, इस जो जी का मान आपको मैंने बताया, इसका मान वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। बात करेंगे दोस्त हम इस चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्त अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक क्या है। तो एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी प्रति मीटर या हेनरी मीटर -1, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है, हेनरी, क्या है दोस्त, हेनरी प्रति मीटर इसका आंसर है। चुंबकशीलता क्या होता है दोस्त, यहाँ पे आप चुंबकशीलता को पहले समझिए। तो पहले पॉइंट पे दोस्त बताते हैं आपको चुंबकशीलता होता क्या है। इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू बी अपान में एच। क्या होता है दोस्त, म्यू इक्वल टू बी अपान में एच। अगर यहाँ पे बी की बात करें तो बी जो है वो आपका चुंबकीय प्रेरण है। क्या है दोस्त, चुंबकीय प्रेरण। अगर यहाँ पे एच की बात करें तो एच आपका है चुंबकीय तीव्रता। अब यहाँ पे बात करेंगे चुंबकशीलता होता क्या है, जिसे हम म्यू से यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता बढ़ या घट जाती है, चुंबकशीलता कहलाती है। वेरी इजी डिफिनेशन है दोस्त, फिर से आप सुनिए। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता बढ़ जाती है या घट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहले पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं, एल्युमिनियम की चुंबकशीलता लोहे से कम होती है। अर्थात जितना तेजी से आपका गुण जो है चुंबक लोहे में जाएगा, उससे जल्दी आपका क्या है, एल्युमिनियम में आपका चुंबकशीलता ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है, चुंबकीय तीव्रता H का एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है तथा इसे सीजीएस पद्धति में ओस्टर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, ओस्टर्ड कहते हैं सीजीएस मात्रक किसका, चुंबकीय तीव्रता का। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, चुंबकीय तीव्रता का सीजीएस जो मात्रक होता है क्या होता है, ओस्टर्ड होता है। अगर हम यहाँ पे चुंबकीय तीव्रता H का अगर एसआई मात्रक देखें तो क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर। क्या होता है दोस्त, एम्पियर प्रति मीटर होता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो दिया था इसमें कि एसआई पद्धति में चुंबकीय का मात्रक है, तो इसमें जो आपका दिया था वो आपका हेनरी मीटर। क्या था, हेनरी मीटर -1, इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध घटता है। तो किसका प्रतिरोध घटता है, वो आपका जर्मेनियम। जर्मेनियम जो तत्व है दोस्त, क्यों घटता है, क्योंकि जर्मेनियम एक अर्धचालक तत्व है और अर्धचालक तत्वों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन आप जान चुके होंगे, जी जो आपका जर्मेनियम है इसमें आपका जो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या है, घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि जर्मेनियम एक अर्धचालक है और हम जानते हैं किसी भी अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तांबा, एल्युमिनियम तथा टंगस्टन, ये सभी क्या है, चालक हैं। ये जो आप देख रहे हैं तांबा, टंगस्टन, एल्युमिनियम, ये क्या है, ये सभी चालक हैं। इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या है, बढ़ता है। अब दोस्त हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहले पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्त यहाँ पे, एक अर्धचालक होता क्या है, फिर से आप सुन लीजिए। यहाँ पे एक अर्धचालक वह पदार्थ होता है जिसके विद्युतीय गुण सुचालकों तथा कुचालकों के मध्य होते हैं, जैसे जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। ठीक है, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे सेकेंड आप देखिएगा, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है जबकि चालक की चालकता घटती है टेम्परेचर को बढ़ाने पर। यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, पी टाइप अर्धचालकों में कोटरों की गतिशीलता एन टाइप अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता की तुलना में कम होती है। ठीक है, ये आप जानते होंगे, पी टाइप कोटर और अर्धचालक यहाँ पे एन टाइप। ठीक है, ये सभी आपको पता होगा। यहाँ पे बात करेंगे दोस्त हम चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है, पी टाइप क्रिस्टल में उपस्थित अल्प इलेक्ट्रॉनों को तथा एन टाइप क्रिस्टल में उपस्थित अल्प कोटरों को अल्पसंख्यक वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, अल्पसंख्यक
वाहक कहते हैं। तो चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, और जितने यहाँ पे क्वेश्चन बताएं आप सभी नोट डाउन जरूर करिएगा, और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग अपने वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सकें। यहाँ पे दोस्त हम बात कर रहे थे अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। इसमें बोल रहा है किसी वस्तु के औसत वेग तथा औसत चाल के आंकिक मानों का अनुपात सदैव क्या होता है, एक या उससे कम होता है। क्या होता है दोस्त, एक या उससे कम होता है। बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। औसत वेग और औसत चाल का अनुपात जो होता है वो हमेशा एक से कम होता है या एक के बराबर होता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है एक से कम होता है या एक के बराबर होता है। हम बात करेंगे दोस्त इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहले पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं, चाल तथा वेग का अनुपात हमेशा एक से बड़ा या एक के बराबर होता है। किसका, चाल और वेग का। ठीक है, जो आपका चाल बटे वेग का जो आपका यहाँ पे अनुपात होता है वो सदैव क्या होता है, एक से बड़ा या एक के बराबर होता है। दूसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं, किसी वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन वस्तु की चाल या तो धनात्मक या फिर शून्य हो सकती है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अर्थात इस तरीके से कह सकते हैं कि वस्तु की जो चाल होती है वो आपकी ऋणात्मक कभी नहीं होती। ठीक है, ये आपकी या तो धनात्मक होगी या आपकी शून्य होगी, ऋणात्मक कभी नहीं होगी। बात करेंगे दोस्त हम तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है, सरल रेखा के अनुदिश वेग एवं चाल के मान एक ही होंगे। ठीक है, सरल रेखा के अनुदिश वेग और चाल का जो मान होगा वो आपका एक ही होगा। चौथे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं, किसी क्षण डेल्टा टी 0 पर किसी गतिमान वस्तु का वेग उसका ताक्षणिक वेग कहलाता है। अर्थात यहाँ पे अगर हम ताक्षणिक वेग कहें, v इक्वल टू कहें तो लिमिट डेल्टा टी 0 डेल्टा एस अपान में डेल्टा टी इक्वल टू डी एस अपान में डी टी। जहाँ पे अगर हम बात करें डेल्टा एस और डेल्टा टी की, तो ये आपका विस्थापन में परिवर्तन है। डेल्टा एस और डेल्टा टी जो है ये आपका समय में परिवर्तन है। फिर से आप सुन लीजिए, मैंने आपको क्या बताया, किसी क्षण अर्थात डेल्टा टी 0, किसी क्षण डेल्टा टी 0 पर किसी गतिमान वस्तु का वेग उसका ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो आज के लिए दोस्त बस इतना ही। मिलते हैं दोस्त हम नेक्स्ट क्लासेस में, और संडे के लिए दोस्त आप सभी लोग तैयार रहिएगा। मॉर्निंग में 9 बजे आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है जिसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट को बताएंगे जिससे दोस्त आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो वीडियो को दोस्त आप अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। धन्यवाद।